नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज जो है आप रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय विलयन पढ़ रहे हैं। विलयन में इससे पहले आपको पढ़ाया गया है विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं और विलयन की सांता को व्यक्त करने के तरीके, यह आप पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा विलेयता के बारे में। विलेयता क्या होती है और ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है और उस पर किसका क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आप इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विलेयता की परिभाषा हम देखते हैं। एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा किसी अवयव की विलेयता कहलाती है। तो किसी अवयव की विलेयता क्या होती है, तो आप देख रहे हैं एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा किसी अवयव की विलेयता कहलाती है। ठीक है, घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा किसी अवयव की विलेयता कहलाती है। कब कहलाएगी, जब एक निश्चित टेम्परेचर हो और विलायक की निश्चित मात्रा हो। ठीक, विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर निर्भर करती है। विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आप देखें ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, जैसे आपके पास वाटर है, पानी है और उसमें ग्लूकोज घोल रहे हैं या फिर चीनी घोल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी विलेयता क्या क्या प्रभाव होगा, देखें ध्यान से। पहले कौन किस में घुलेगा, सामान्यतः ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड तथा शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड तथा शर्करा यह दोनों जो हैं यहाँ पर ध्रुवीय विलेय का काम करेंगे, जल जो है वो विलायक का काम करेगा, जो क्या है ध्रुवीय है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड तथा शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि दोनों ध्रुवीय हैं, विलेय भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है। अब आप देखो अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जैसे नेफ्थेलिन तथा एंथ्रासिन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। यहाँ पर नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन क्या है विलेय हैं। कौन सा विलेय, अध्रुवीय विलेय हैं और बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो। ठीक है, एक विलेय जो है विलायक में तभी घुलता है जब दोनों की अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो। तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों ध्रुवीय होगा, विलेय भी ध्रुवीय होगा, विलायक भी ध्रुवीय होगा, तो आपस में उनकी अंतरा आणविक क्रियाएं समान होंगी तो आसानी से खुल जाएगा। या फिर विलेय अध्रुवीय हो, विलायक भी अध्रुवीय हो, तो वह भी आसानी से घुल जाएंगे क्योंकि दोनों में अंतरा आणविक क्रियाएं समान हैं। अर्थात हम कह सकते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है और ध्रुवीय अध्रुवीय को घोलता है। अब आप देखो घुलना क्या होता है, विलीनीकरण। ठीक है, विलीनीकरण के बारे में, विलीनीकरण क्या होता है, घुलना जिसको कहते हैं, जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में सतत रूप से मिलाया जाता है। जब एक ठोस विलेय को द्रव विलायक में सतत रूप से मिलाया जाता है तब विलेय घुलता जाता है तथा विलयन की सांता बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण अर्थात घुलना कहते हैं। ठीक है, तो जब एक ठोस विलेय को आप द्रव विलायक में मिलाते रहेंगे, ठीक है, तो वह विलेय क्या होता रहेगा, घुलता रहेगा और विलयन की सांता बढ़ती रहेगी। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण अर्थात घुलना कहते हैं। क्रिस्टलन क्या होता है, ठीक है, जब विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलती, जब विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलती, अर्थात विलेय के कण विलयन में से ठोस विलेय की सतह पर टकराते हैं तथा विलयन से अलग हो जाते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलन कहलाती है। क्रिस्टलन क्या होती है,
जब विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलती, अर्थात विलेय के कण जो विलयन में से हैं ठोस विलेय की सतह पर टकराते हैं तथा विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलन कहलाती है। ठीक है, क्या कारण है इसका? तो विलेय की और अधिक मात्रा न घुलने का कारण यह है कि विलीनीकरण की दर क्रिस्टलीकरण के दर के बराबर हो जाती है। विलीनीकरण की जो दर है वह क्रिस्टलन की दर के बराबर हो जाती है, इसीलिए जो है वह नहीं घुलता है, क्रिस्टल के रूप में अलग होता है। ठीक है, तो विलेय की और अधिक मात्रा न घुलने का कारण यह है कि विलीनीकरण की दर क्रिस्टलन के दर के बराबर हो जाती है, अर्थात गतिक साम्यावस्था प्राप्त होती है। गतिक साम्यावस्था प्राप्त होती है। ठीक है, गतिक साम्यावस्था प्राप्त होती है। कैसे लिखेंगे इसको? विलेय धन विलायक, विलेय धन विलायक उत्क्रमणीय विलयन, विलेय धन विलायक उत्क्रमणीय विलयन। इस अवस्था पर विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है, विलेय की और अधिक मात्रा न घुलने का कारण यह है कि विलीनीकरण की दर क्रिस्टलन की दर के बराबर हो जाती है, अर्थात गतिक साम्यावस्था प्राप्त होती है। ठीक है, विलेय धन विलायक उत्क्रमणीय विलयन, यह कौन सी साम्यावस्था है? गतिक साम्यावस्था है। ठीक, इस अवस्था पर विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस अवस्था विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें संतृप्त विलयन का डिफिनीशन। संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, संतृप्त विलयन की सांद्रता विलेयता कहलाती है। जो संतृप्त विलयन होता है उसकी सांद्रता को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब देखें ध्यान से, किसी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कोई ठोस विलेय है, ठीक है, वह द्रव में घुल रहा है, द्रव में घुल रहा है, तो उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं? देखें ना, ठोस की द्रव में विलेयता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है पदार्थों की प्रकृति, ताप, दाब, जालक तथा जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, अब आप पहला देखते हैं पदार्थों की प्रकृति के बारे में। तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि पदार्थों की प्रकृति जो है द्रव, ठीक है, किसी ठोस के द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करेगी? अगर विलेय ध्रुवी है, विलायक ध्रुवी है, तभी वह घुलेगा। ठीक है, अगर विलेय अध्रुवी है, विलायक अध्रुवी है, तभी वह घुलेगा। लेकिन अगर एक ध्रुवी है दूसरा अध्रुवी है तो घुलेगा नहीं, अर्थात पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलेय विलायक ध्रुवी हैं कि अध्रुवी हैं। अब आप दूसरा देखो, ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव में आप जानते हैं यह आपका गतिक साम्यावस्था स्थापित होता है। विलेय धन विलायक उत्क्रमणीय विलयन, विलेय धन विलायक उत्क्रमणीय विलयन। ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठोसों की द्रव में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यह जो समीकरण दिया गया है, उपरोक्त समीकरण, यह गतिक साम्य होने के कारण, यह समीकरण कैसा है? गतिक साम्य है, इसलिए इस पर लय-सैतेलीय नियम का पालन करना चाहिए। इस समीकरण पर लय-सैतेलीय के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, अर्थात ताप वृद्धि से उष्माशोषी क्रियाओं में विलेयता बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ताप वृद्धि से उष्माशोषी क्रियाओं में विलेयता बढ़ती है। डेल्टा एस सोल्यूशन ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? विलेयता बढ़ेगी। तथा उष्माक्षेपी क्रियाओं में विलेयता घटती है। अगर उष्माक्षेपी क्रिया है तो उसमें क्या होगा? विलेयता घटती है। ठीक है, डेल्टा एच एन, ठीक है, डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0 में विलेयता क्या होगी? घटेगी। और ऐसा जो है प्रयोगात्मक विधि से भी देखा गया है, ऐसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर उष्माशोषी क्रिया है, डेल्टा एच विलयन ग्रेटर देन 0 है, उष्माशोषी क्रिया है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। लेकिन अगर उष्माक्षेपी क्रिया है,
डेल्टा एच विलियन लेस देन 0, तो उसमें टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटती है। ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखा गया है। ठीक, अब दाब का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ठोस या द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। ठोस और द्रव क्या होते हैं? अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है, अतः दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। ठीक है। चौथा देखें, जालक तथा जलयोजन ऊर्जा। तो पहले जालक ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 मोल क्रिस्टल को आयनों में पृथक करती है। जालक ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 मोल क्रिस्टल को आयनों में पृथक करती है, और यह ऊष्माशोषी क्रिया होती है। ठीक है। अब जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की वह मात्रा जो पृथक आयनों के जलयोजित होने पर उत्पन्न होती है, उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की वह मात्रा जो पृथक आयनों के जलयोजित होने पर, जल के जुड़ने पर उत्पन्न होती है, उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब देखें ध्यान से, यदि जालक ऊर्जा ग्रेटर देन जलयोजन ऊर्जा, तो उस समय क्या होगा? अविलेय का घटना हो जाएगा। ठीक है, वह घुलेगा नहीं। यदि जालक ऊर्जा ग्रेटर देन जलयोजन ऊर्जा, तो अविलेय की स्थिति होगी। यदि जालक ऊर्जा लेस देन जलयोजन ऊर्जा, तो उस समय विलेय की स्थिति होगी। भूल जाएगा। अब आप देखें नोट में, यदि एक पदार्थ उष्मा उत्पन्न करते हुए घुलता है, अगर उष्मा निकल रहा है, अगर कोई पदार्थ आप घोल रहे हैं तो घोलने पर क्या हो रहा है? उष्मा निकल रहा है, अर्थात उष्माक्षेपी क्रिया है। तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर ताप वृद्धि से उसकी विलेयता घटती है। यदि एक पदार्थ उष्मा उत्पन्न करते हुए घुलता है, ठीक है, अर्थात उष्माक्षेपी क्रिया है, तो ताप वृद्धि से उसकी विलेयता घटती है। जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट आदि। ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना पत्थर है, इसको जब आप पानी में घोलेंगे तो उष्माक्षेपी क्रिया होगी, उसमें से उष्मा बाहर निकलेगा। तो अगर उसको आप गर्म कर देंगे तो उससे विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। दूसरा देखें, यदि एक पदार्थ उष्मा अवशोषित करते हुए घुलता है, कोई पदार्थ है जो घुलने पर उष्मा अवशोषित करता है, अर्थात उष्माशोषी क्रिया, उसमें क्या होगा? ताप वृद्धि से उसकी विलेयता बढ़ती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि। ठीक है। तो इस तरह आपने देखा ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता। अब आप दूसरा देखें, गैसों की द्रव में विलेयता। अधिकांश गैसें जल में विभिन्न अनुपातों में घुल जाती हैं। ठीक है। अधिकांश गैसें जो हैं वह जल में अलग अलग अनुपात में घुल जाती हैं। कुछ गैसें एथिल अल्कोहल में, बेंजीन आदि विलायकों में भी विलेय होती हैं। अधिकांश गैसें जो है जल में विभिन्न अनुपात में घुलती हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जो एथिल अल्कोहल में, बेंजीन आदि विलायकों में भी घुल जाती हैं। ठीक है। अब देखें, किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन, किसी गैस का एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए गए ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की विलेयता कहलाती है। गैस की विलेयता क्या होती है? किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो दिए गए ताप एवं वायुमंडल दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की विलेयता कहलाती है। ठीक है। किसी गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देखें ध्यान से। द्रव में गैस की विलेयता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आपका गैस तथा विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो पहला देखते हैं गैस तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है। द्रव में गैसों की विलेयता गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। द्रव में गैसों की विलेयता, द्रव में गैस घुल रहा है तो वह डिपेंड करता है कि गैस तथा विलायक की प्रकृति कैसी है। जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें जल में बहुत कम घुलती हैं। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस जो है
वह जल में क्या होती हैं, बहुत कम घुलती हैं। और जो ऑक्सीजन गैस जो है जल में घुली रहती है वही जलीय जीवन को जीवित रखती है, क्योंकि जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव में गैसों की विलेयता गैस तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे ऑक्सीजन गैसें जल बहुत कम मात्रा में घुलती हैं तथा जलीय जीवन को जीवित रखती हैं। इसके अलावा आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, NH3 गैसें आदि जल में अत्यधिक विलेय होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, HCl, अमोनिया, यह सब क्या होते हैं, जल में अधिक विलेय होते हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम विलेय हैं। ऑक्सीजन के कारण ही जलीय जीवन जीवित रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कारण देखें आप। इन गैसों की अत्यधिक विलेयता का कारण इनकी विलायक से अभिक्रिया का होना है। गैसों की अत्यधिक विलेयता का क्या कारण है, विलायक से अभिक्रिया का होना। अगर विलायक जल है तो जल से अभिक्रिया का होना है। ठीक है, पुनः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड समान ताप और दाब पर जल की तुलना में एथिल अल्कोहल में अत्यधिक विलेय होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड समान ताप और दाब पर जल की तुलना में जल में कम घुलते हैं, लेकिन एथिल अल्कोहल में अत्यधिक विलेय होती हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एथिल अल्कोहल की तुलना में जल में अधिक विलेय होती हैं। यह एथिल अल्कोहल में कम घुलती हैं लेकिन जल में अत्यधिक विलेय होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ताप का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखें ताप का प्रभाव। सामान्यतः ताप वृद्धि से गैसों की विलेयता घटती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर वाटर में ऑक्सीजन घुला है तो वाटर को आप गर्म कर देंगे तो वह ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सामान्यतः ताप वृद्धि से गैसों की विलेयता घटती है, क्योंकि विलीनीकरण क्रिया के दौरान गैसें आयतन में संकुचित होती हैं तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात लासा-तेलीय सिद्धांत के अनुसार उच्च ताप साम्य को विपरीत दिशा में विस्थापित करता है। साम्य जो है विपरीत दिशा में स्थापित हो जाएगी, गैसें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो आप देखें कैसे लिखेंगे, गैस धन विलायक उत्क्रमणीय विलयन धन ऊष्मा। ठीक है, सामान्यतः ताप वृद्धि से गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि विलीनीकरण क्रिया के दौरान गैसें आयतन में संकुचित होती हैं तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती हैं। अतः यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात लासा-तेलीय सिद्धांत के अनुसार उच्च ताप साम्य को विपरीत दिशा में विस्थापित करता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ अल्प विलेय गैसें जैसे हाइड्रोजन तथा अक्रिय गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कुछ बढ़ती है। कुछ अल्प विलेय गैसें जैसे हाइड्रोजन तथा अक्रिय गैसों की विलेयता ताप बढ़ने पर कुछ बढ़ती है। ठीक है, ऐसा अजलीय विलायकों जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल तथा एसीटोन के साथ विशेष रूप से होता है। ठीक है ना, किसके साथ होता है, ऐसा अजलीय विलायकों जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एसीटोन के साथ विशेष रूप से होता है। ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता कुछ बढ़ जाती है, लेकिन बाकी में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक है, अब आप देखेंगे दाब का प्रभाव। ठीक है, तो दाब का प्रभाव जो है वह हम हेनरी के नियम के अंतर्गत करते हैं। दाब का क्या प्रभाव होगा, यह हेनरी के नियम के अंतर्गत आता है। इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।